तो बच्चों आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 11th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कंटेंट से रिलेटेड वन शॉट के अंदर टोटल 50 मिनट्स के अप्रोक्स वीडियो है वो कंप्लीट कराई थी। उसका कोई अदर पार्ट नहीं था, तो इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम इसी लेसन के 1 मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप और साथ ही 1 वर्ड 1 सेंटेंस और फिलिंग द ब्लैंक्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इफ अगर आपने कंटेंट से रिलेटेड चैप्टर नहीं देखा तो आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक आराम से आपको मिल जाएगा, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से माइंड में सेट रहे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। यहां पर मैं क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और बता देता हूं कि मैंने 11th क्लास की कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में गैलरी में जाके आप वो कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात की गई है कि पफिंग डॉविल क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन खास उन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये किस चीज से रिलेटेड है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से चैप्टर को समझा था उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ बच्चों, ये एक इंजन का नाम है। तो 1801 में रिचर्ड टैटविटिक ने एक इंजन बनाया था जिसे पफिंग डॉविल का नाम दिया था, यानी कि फुफकारने वाला दानव इसे कहा गया था। यह जो इंजन था ना, वो ट्रकों को कॉर्नवाल में उस खान के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां पर रिचर्ड काम करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, चैप्टर को समझाते वक्त मैंने आपको बताया भी था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भाप का आविष्कार किसने तथा कब किया था। काफी सिंपल सा है, इसीलिए इसका आंसर मैं नहीं आप बच्चों दोगे, वो भी कमेंट करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का आपके लिए, हर बार मैं एमसीक्यू में देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, जो कि फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड है, जिसमें बात की गई है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति मुख्यतः तौर पर इंग्लैंड में आई थी। ये बात आप अच्छे से जानते ही है, लेकिन दूसरी जो औद्योगिक क्रांति थी वो डैश में देखने को मिली थी। अब वो कौन सी कंट्री थी उसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका और जर्मनी। पहली क्रांति जो थी वो पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम रही थी, लेकिन दूसरी आते आते वह धीमी पड़ गई और अमेरिका और जर्मनी आगे बढ़कर आए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति देखने को मिली थी कहां पर। तो ये तो आपका तीसरे में ही आपको आंसर पता चल चुका है, ऑप्शन तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर जर्मनी। तो क्वेश्चन इसलिए इनपुट किया जाता है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हर क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर हार्ड आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी लो लेवल के यानी इजी लेवल के भी आते हैं, मीडियम लेवल के भी आते हैं और काफी हार्ड लेवल के भी आते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि औद्योगिक क्रांति का कोई एक आर्थिक परिणाम लिखे। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, हालांकि मैंने आपको एक नेगेटिव वे में बताया है, आप चाहो तो इसे एक पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हो। पहले आप आंसर देखिए, उसके बाद मैं आपको सजेशन भी देता हूं। तो बात की गई है एक औद्योगिक क्रांति के आर्थिक परिणाम की। तो इसमें यह हुआ था कि जो बेरोजगारी थी ना, अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी समस्या तेजी से बढ़ी थी। इसका रीजन भी था, जो मनुष्य हाथ से चीजें बनाते थे, कटाई बुनाई करना, जो हैंडमेड चीजें होती थी ना, अब वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि औद्योगिकरण के अंदर जो बोलबाला रहा था वो कारखानों का रहा था। और कारखाने किन के दम पर चलते थे? मशीनों के दम पे चलते थे, जहां पर एक मशीन 100 जनों का काम आसानी से कर ले जाती थी। तो इसलिए उन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ना ही उन्हें वेतन देना पड़ता था, हालांकि मशीनें महंगी होती थी। तो एक ये परिणाम निकला था औद्योगिक क्रांति का, जिससे कि बेरोजगारी तेजी से बढ़ी थी। आप चाहो तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति से हुआ ये कि देश के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कारखाने उत्पन्न हुए, जिससे उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली और देश की अर्थव्यवस्था में भी ग्रोथ देखने को मिली। तो रिजल्ट लिखना है, आप चाहे कोई भी लिख सकते हैं, यहां पर एक की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी। तो चैप्टर को समझाते वक्त ब्रैकेट में मैंने शो भी किया था। ऑप्शन देखिए पहले, 1820, 1854, 1648 या फिर 1694। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में एक ना एक पूछ लिया जाता है, जो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्लचर क्या है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था पफिंग डेविल के बारे में, जो कि एक इंजन था। तो ठीक, जो ब्लेचर था ना, वो भी एक इंजन था, जो कि 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जिनका नाम था जॉर्ज स्टीफनसन, इन्होंने एक रेल का इंजन बनाया था जिसे ब्लेचर कहा गया था। और ये जो इंजन था ना, वो 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की गति से एक पहाड़ी को पार करके ले जाता था। तो पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन की काफी ज्यादा डिमांड रहती है एग्जाम के अंदर। 8 क्वेश्चन देखिए कि औद्योगिकरण के दौर में बनाए गए जुड़वा अधिनियम के बारे में स्पष्ट करना है। तो ये तो काफी ज्यादा इजी है, खास उन बच्चों के लिए जिन्होंने चैप्टर को देखा था। तो देखिए, ये जो एक्ट था ना, वो 1995 में ब्रिटेन की संसद में पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार था क्या कि भाषण या फिर लेखन के द्वारा सम्राट पर, संविधान पर या फिर सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाना क्या होगा, इलीगल यानी कि अवैध घोषित कर दिया गया था। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से सम्राट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं कह सकता। और साथ ही 50 से ज्यादा लोग अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक बैठक भी नहीं कर सकते थे, इस पर भी रोक लगा दी गई थी। तो ये था औद्योगिकरण के दौर में जुड़वा अधिनियम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि चैप्टर से रिलेटेड ही है। जी हाँ, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो काफी सिंपल सा हो जाता है इसका आंसर। तो औद्योगिक क्रांति से आशय उन तीव्र परिवर्तनों से है जिनके परिणाम स्वरूप 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो प्रोडक्शन था, यानी जो उत्पादन था ना, उनके साधनों में क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन आया था। इससे हुआ यह था कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था ना, यानी घरेलू जो उत्पादन होता था, उसके स्थान पर बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की गई थी। तो ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, दोबारा से इसी का जिक्र आ गया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का मतलब ही इसी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन विद्वान के द्वारा किया गया था? मैंने इसलिए इसे ऐड किया है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए पहले, जॉर्ज मिशले, फ्रेडरिक एंजलिस, अर्नोल्ड टॉयनबी या फिर जेम्स वॉट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा अंग्रेजी में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। पता होना चाहिए, जरूरी है, अभी भी कह रहा हूं, ग्रांटेड मत लेना। तो यहां तक हमने अपने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। इफ अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें कहा गया है कि 10 घंटा विधेयक से आप क्या समझते हैं? तो इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या था बच्चों, 1847 में 10 घंटा विधेयक पारित किया गया था। डेट आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ये कब पारित हुआ था। ठीक है, तो 1847 में। इस कानून में क्या था, जो स्त्रियां और युवक थे ना, उनके काम के लिए जो घंटे की क्षमता थी ना, उसे सीमित यानी कि लिमिटेड कर दिया। कहने का मतलब जो पुरुष श्रमिक थे ना, उनके लिए 10 घंटे का काम निश्चित कर दिया गया था। तो इसलिए इसे 10 घंटा विधेयक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें बात की गई है कि लोहा प्रगलन के लिए काठ कोयले के प्रयोग में क्या क्या समस्याएं आई थी। काठ कोयले का मतलब होता है चारकोल। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बतानी है। तो चैप्टर जिन्होंने पढ़ा था, अच्छे से समझा था, तो उनके लिए काफी इजी है। मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, तो इसलिए सारे के सारे लिख दिए। हालांकि आपको 2-3 लिख दोगे तब भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो जैसे कि इसे लंबी दूरी से आना जाना, अशुद्धता, घटिया किस्म का लोहा उत्पादन, पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की कमी, पर्यावरण का ह्रास, और सबसे मेन था वो था कि जो हाई टेम्परेचर था ना, यह कर नहीं पाता था। तो ये प्रकार की कुछ समस्याएं लोहा प्रगलन में देखने को मिलती थी। हालांकि बाद में इसका हल भी ढूंढ लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रिटेन में लुडिज्म आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन देखिए, जेम्स लुड, थॉमस लुड, नेड लुड या फिर पीटर्स लुड। तो यहां पर कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको जो पीछे का नाम है वो तो सेम ही दे देगा, बस आगे के नाम में कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती है, क्योंकि लुडिज्म आंदोलन लुड से ही जुड़ा है। वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया था। माइंड में आपके ये भी आएगा कि आखिरकार ये लुडिज्म आंदोलन क्या था। तो बच्चों काफी सिंपल सा है। इसके जो अनुयायी थे ना, इस आंदोलन को जो फॉलो कर रहे थे,
वो मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उनकी कुछ मांगे भी होती थी, जैसे कि उन्हें मिनिमम सैलरी मिलना ज़रूरी है, साथ ही जो महिला वर्ग है, बाल श्रम है, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मशीनों से जो लोग बेरोजगार होते हैं उन्हें काम मिलना चाहिए, कानूनी तौर पे उन्हें अपनी मांग को पेश करने के लिए एक संघ बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो ये सभी बातें लुडिज्म आंदोलन में की गई थी, जिसका नेतृत्व जनरल नेड लुट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि किसके द्वारा विश्व में पहला लोहे का पुल कुल ब्रोकडेल, तो ये पुल का नाम है जो कि सेरवन नदी पर बनाया गया था। तो आपको उनका नाम बताना है कि किसके द्वारा बनाया गया था। तो कंफ्यूजन आपको यहां पर भी हो सकती है, क्योंकि नाम जो है ना एक सीक्वेंस तरीके से चलेंगे, जैसे कि अब्राहम प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग जिन्हें है उन्हें पता ही है इसका करेक्ट आंसर, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम तृतीय के द्वारा ये वाला जो पुल जिसका नाम था कोल ब्रुकडेल, जो कि सेरवन नदी पर, और मैंने ईयर भी लिख दिया 1779 में बनाया गया था। इफ अगर आप बुक को ओपन करके देखोगे तो पुल की इमेज भी आपको दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पीटरलू नरसंहार हुआ था कब। ऑप्शन देखिए 1819 में, 1824 में, 1825 में या फिर 1829 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल फैक्ट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए 1819 में पीटरलू नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम क्या था। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन है और ये आपके लेसन का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त करवाया था। तो इसमें था क्या, सबसे पहले ये जो अधिनियम था वो 1847 में पारित हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि जो 18 साल से कम आयु के बच्चे और स्त्रियां है ना, उन्हें 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं लिया जाना चाहिए, और इस कानून का पालन करवाने के लिए फैक्ट्रियों के अंदर जो निरीक्षक थे ना, उनकी भी नियुक्तियां की गई थी। हालांकि इसके अंदर लूप होल ये था कि जो मैनेजर यानी प्रबंधक होता था ना, वह निरीक्षकों को घूस दे देता था, यानी कि रिश्वत दे देता था और उसका मुंह बंद करवा देता था। हालांकि जो माँ बाप होते थे ना, वह अपने बच्चों को इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भेज देते थे, क्योंकि उनकी रोजगारी चलते रहे। हालांकि उन बच्चों की जो एज होती थी वो कम होती थी, लेकिन माँ बाप झूठा बतलाकर काम पर लगा देते थे। तो आप समझ सकते हो उन सभी चीजों के बारे में। तो इसी का नाम फील्डर फैक्ट्री अधिनियम रखा गया था। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से काफी समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सरकार के द्वारा श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए 1819 में जो कानून बना था उसमें खास बातें क्या थी। तो आपको कुछ ही बात बतानी है एक नंबर के हिसाब से, जैसे कि 1819 के कानून के अनुसार 9 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं ना, उन्हें फैक्ट्रियों पर काम कराने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इससे पहले विरोध आंदोलन चलाए गए थे। इसलिए सरकार जो थी वह श्रमिकों के बारे में सोचने लगी थी, और साथ ही 9 से 16 साल तक के जो बच्चे थे ना, उन्हें काम करने के लिए 12 घंटा सीमित कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद इसमें चेंजेस भी कर दिया गया था, जिसमें मैंने आपको 10 घंटा विधेयक बताया था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, औद्योगिकरण के दौर में जो गरीब परिवार की महिलाएं थी ना, उनकी कंडीशन आपको बतानी है। तो इनकी कंडीशन भी सही नहीं थी। जैसे कि गरीब परिवार की महिलाओं की जो दशा थी वो भी खराब थी, क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए यह खेती में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी, जैसे कि पशुओं की देखरेख करना, लकड़ियां इकट्ठा करना, अपने घरों में चरखा चलाकर सूत काटना इत्यादि जैसे कार्य करती थी। प्लस इनका काम जो होता था वो फैक्ट्रियों में भी हुआ करता था। तो आपको इनकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। एग्जामिनर जरूर आपसे एक नंबर में चाहे पूछे ना पूछे, लेकिन बड़े वाले जो मार्क्स होते हैं ना 3 नंबर वाले, उसमें जरूर पूछ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है कि औद्योगिकरण के दौर में रेल मार्ग परिवहन का सुविधाजनक विकल्प बना, ऑप्शन बना, कैसे, ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, 1833 से लेकर 1837 के बीच में 1400 मील लंबी रेल बनाने की मंजूरी दी गई, और इस काम में कोयला तथा लोहे की भारी मात्रा का प्रयोग किया गया और लोगों को काम पर भी लगाया गया था। तो इससे यह पता चला कि इंग्लैंड के अंदर रेल मार्ग का कितना ज्यादा विकास हो रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी था कि जैसे पहले जो व्यापार होता था ना, वो जल पोतों से किया जाता था, यानी कि जो पानी के जहाज होते ना उनसे किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर प्रॉब्लम्स ये आने लगी कि जल पौधों की संख्या ज्यादा होगी, जिससे कि भीड़ भड़का ज्यादा होने लग गया, और ऊपर से जैसे कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, बाढ़ का आना, सुनामी का आना, तूफान, आंधी,
तो इन चीजों में व्यापार जो था ना उनमें रुकावटें होती थी, तो इसके कारण इसकी जो जगह ली थी ना वो रेल मार्ग परिवहन ने ले ली थी, इसलिए यह एक सेटिस्फाई ऑप्शन लोगों के लिए बना था औद्योगिक क्रांति के दौर में। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपने इस लेसन के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बात की गई है कि कृषि क्रांति यानी कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की परिभाषा आपको लिखनी है। तो 18वीं शताब्दी में कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से तथा नई नई मशीनों के प्रयोग से अधिक उन्नति हुई और इसका परिणाम यह निकला कि जो प्रोडक्शन था उसके अंदर ग्रोथ हुई और इसी प्रक्रिया को कृषि क्रांति का नाम दिया गया। आप इसे एक सिमिलर तरीके से औद्योगिक क्रांति का नाम दे सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर कृषि क्रांति की हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्रीकल्चर के बारे में लिखना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स में है, वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा और अपडेट भी आपके लिए देता रहता हूँ कि कब लेसन आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।